हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाह मेडिकल क्लासेस। तो जो हमने ऑल नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सिलेक्शन टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, आज हम उसका पार्ट नंबर पढ़ेंगे 29। इस सिलेक्शन टेस्ट सीरीज के अंदर मैं जितने भी एमसीक्यू कवर करवाती हूँ वो सारे सेलेक्टेड बा एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो इस सिलेक्शन टेस्ट सीरीज को जरूर डेली ज्वाइन कीजिए, आपको काफी हेल्प मिलेगी। हमेशा याद रखना, अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करना है किसी भी फील्ड में, तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हमेशा हमेशा जो सोच है अपनी बड़ी रखो बच्चों, क्योंकि सपने वही पूरे होते हैं जिनके पीछे जुनून हो। अब्दुल कलाम सर कहते थे, सपना वो नहीं जो नींद में आए, सपना वो नहीं जो नींद में आए, सपना वो है जो नींद ना आने दे। इसलिए उठो, पढ़ो और खुद से एक वादा करो, मैं हार नहीं मानूंगा या फिर मानूंगी। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज के इस अमेजिंग से सेशन को स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से रीड करो और जवाब भी आप सभी लोगों को देना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। व्हाट इज AUB? AUB का फुल फॉर्म होता है एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग। यहाँ पे समझिए कि AUB होता क्या है, ठीक है। AUB होता है जब किसी एक फीमेल्स के, ठीक है, पीरियड्स, जो पीरियड्स होते हैं उनमें कोई भी डेविएशन आ जाता है, ठीक है। जब पीरियड्स एबनॉर्मल हो जाएं, पीरियड्स से ज्यादा आए या फिर लंबे समय तक आए या फिर बहुत कम आए या फिर दो पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग हो जाए, इसी को हम AUB कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी भाषा में समझिए कि जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें कोई भी डिस्टरबेंस आ जाता है, ठीक है, तो उसी को हम AUB कहते हैं। डन। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, एनी डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो एक फीमेल्स की नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उनमें कोई भी डेविएशन आ जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? AUB कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। व्हाट इज द नॉर्मल लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल? यहाँ पे पूछा गया है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी जो नॉर्मल लेंथ है वो कितनी होती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है 21 to 30 डेज, सेकंड दिया गया है 20 to 36 डेज, थर्ड दिया गया है 24 to 35 डेज एंड फोर्थ दिया गया है 25 to 38 डेज। ध्यान रखना बच्चा, जो एक फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो लेंथ होती है उसको हम 24 to 35 तक नॉर्मल मानते हैं। कितनी? 24 to 35 डेज तक नॉर्मल मानते हैं। अगर एवरेज की बात की जाए तो 28 डेज, ठीक है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। व्हाट इज द एवरेज नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग? यहाँ पे पूछा गया है कि जब एक फीमेल्स को मेंसेस आते हैं तो जो ब्लीडिंग फेज है, ठीक है, जो ब्लीडिंग होती है वो कितने दिन तक होती है। ध्यान रखना बच्चा, जो एक फीमेल में मेंसेस के समय जो ब्लीडिंग होती है वो होती है 1 to 5 डेज एवरेज, ठीक है। अगर अप टू 7 डेज भी हो जाती है तो हम इसे नॉर्मल कंसीडर करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। व्हाट इज द नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन? यहाँ पे पूछा क्या गया है बच्चा कि एक जो फीमेल है उसके 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितना ब्लड लॉस होता है नॉर्मल, ठीक है। ध्यान रखना, जो ब्लड लॉस का अमाउंट होता है वो होता है 20 to 80 ml। कितना होता है? 20 to 80 ml हो सकता है, ठीक है। डन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। व्हाट आर द स्ट्रक्चरल कॉजेज ऑफ AUB? यहाँ पे पूछा गया है कि AUB के जो स्ट्रक्चरल कॉजेज हैं वो क्या है। स्ट्रक्चरल कॉजेज का मतलब है कि बॉडी की जो बनावट है,
ठीक है, उससे रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना AUB के दो कॉजेज होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट में लिखूंगी स्ट्रक्चरल, दूसरे होते हैं फंक्शनल। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है कि बॉडी की बनावट से रिलेटेड, और फंक्शनल का मतलब होता है कि बॉडी के फंक्शन से जुड़ी, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल कॉजेज पूछा है, ध्यान रखना जो स्ट्रक्चरल कॉजेज होते हैं वो होते PALM, क्या होते हैं PALM। और जो फंक्शनल कॉजेज होते हैं, ध्यान से देखना COELN, ठीक है, L है L। अब इसके जो मीन्स हैं वो क्या हैं, ध्यान से सुनना, बताऊंगी मैं। P से होता है पॉलिप्स, A से होता है एडिनोमायोसिस, L से होता है लियोमायोमा, M से होता है मलिग्नेंसी। ध्यान से सुन लिया, P से पॉलिप्स, A से एडिनोमायोसिस, L से लियोमायोमा और M से मलिग्नेंसी। ये कौन से हैं, स्ट्रक्चरल कॉज। अभी क्वेश्चन आएंगे इनसे तो गलत मत करना। यहाँ सुनो, फंक्शनल कॉजेस, सी से होता है कोगुलेशन डिसऑर्डर, क्या होता है कोगुलेशन डिसऑर्डर। ओ से होता है ओवुलेशन, ई से होता है एंडोमेट्रियल, और एल से होता है लेटरोजेनिक, और एन से होता है नॉट आइडेंटिफाइड, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को AUB के स्ट्रक्चरल कॉज एंड फंक्शनल कॉज समझ में आ गए होंगे। चलिए अब क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया था कि AUB के स्ट्रक्चरल कॉजेज कौन से हैं, तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा PALM। तो ध्यान से देख लीजिए, पॉलिप्स, एडिनोमायोसिस, लियोमायोमा और मलिग्नेंसी। डन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शनल कॉज ऑफ AUB। यहाँ पे पूछा गया है कि AUB के फंक्शनल कॉज कौन से हैं, यहाँ पे देखना है। फंक्शनल कॉज के लिए मैंने क्या बताया था, COELN। तो यहाँ पे कौन सा दिख रहा है आपको, सी वाला, ठीक है, कोगुलेशन डिसऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉलिप्स, मलिग्नेंसी, लियोमायोमा, ये सारे कौन से हैं, स्ट्रक्चरल कॉज हैं। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। व्हाट डज द P in PALM COELN क्लासिफिकेशन ऑफ AUB स्टैंड फॉर। यहाँ पे पूछा गया है कि जो PALM COELN जो क्लासिफिकेशन है उसमें P का अर्थ क्या होता है। मैंने ऊपर बताया था, आप सभी लोगों को आंसर पता पड़ गया होगा, P का क्या अर्थ होता है, पॉलिप्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रक्चरल कॉज ऑफ AUB। क्या पूछा गया है कि यहाँ पे पूछा गया है कि जो AUB का स्ट्रक्चरल कॉज है वो कौन सा नहीं है, यहाँ पे देखना है। वही आपको याद रखना है, स्ट्रक्चरल कॉजेस में क्या बताया था, PALM, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नहीं है वो है ई नहीं है, ठीक है। एंडोमेट्रियल, ये कौन सा कॉज है, ये फंक्शनल वाला कॉज है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सभी को अच्छे से ध्यान रखना, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फंक्शनल कॉजेज ऑफ AUB इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या पूछा गया है कि AUB के फंक्शनल कॉज में कौन कौन शामिल है, यहाँ पे आपको बताना है। ध्यान रखना, AUB के जो फंक्शनल कॉज में सभी शामिल हैं, ठीक है, सभी शामिल है।
तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एमेनोरिया। यहाँ पे पूछा गया है बच्चा कि जो एमेनोरिया है उसकी डेफिनेशन क्या है, यानी कि हम उसे कैसे पहचानेंगे कि ये एमेनोरिया है। ठीक है, ध्यान रखना बच्चा, जब किसी फीमेल में, ठीक है, जब किसी फीमेल्स के जो मेंसेस होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ठीक है, वो क्या होना, अब्सेंस होना, उसी को हम क्या कहते हैं, एमेनोरिया कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। यहाँ पे पूछा क्या गया है कि फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल एमेनोरिया में डिफरेंस क्या है। ध्यान रखना, जो एमेनोरिया होता है वो टू टाइप से होता है, एक फिजियोलॉजिकल एंड एक पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि आप फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल जो एमेनोरिया है उसमें डिफरेंस कैसे करेंगे। एक पॉइंट ध्यान रखना जो मैं बता रही हूं, ध्यान से सुनना। फिजियोलॉजिकल जो एमेनोरिया होता है उसमें शॉर्ट में लिखूंगी, पेल्विक पी से पैथोलॉजी अब्सेंट होती है। ठीक है, क्या, फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया में पेल्विक पैथोलॉजी अब्सेंट होती है एंड पैथोलॉजिकल एमेनोरिया में पेल्विक पैथोलॉजी प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे सुनना, पेल्विक पैथोलॉजी प्रेजेंट और पेल्विक पैथोलॉजी अब्सेंट का मतलब क्या होता है। यहाँ पे पेल्विक पैथोलॉजी अब्सेंट है तो इसका मतलब है कि जो पेल्विक एरिया है, पेल्विक एरिया जैसे यूट्रस, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब्स, ब्लैडर, इसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं है, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है, इसमें पेल्विक पैथोलॉजी अब्सेंट है। तो अब इसमें पेल्विक पैथोलॉजी प्रेजेंट है तो हमें पता पड़ता है कि यहाँ पे जो पेल्विक एरिया है जैसे यूट्रस, ओवेरियन, ठीक है, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, ब्लैडर, इनमें कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी है, कोई ना कोई समस्या प्रेजेंट है। डन। आई होप आप सभी लोगों को ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि फिजियोलॉजिकल जो एमेनोरिया है उसमें नो पेल्विक पैथोलॉजी, बट पैथोलॉजिकल जो एमेनोरिया है उसमें पेल्विक पैथोलॉजी प्रेजेंट होती है। देन तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमरी पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। ध्यान रखना, जो पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया है उनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। शॉर्ट में लिखूंगी, ध्यान से सुनना। ये मान लीजिए फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया है और ये क्या है, पैथोलॉजिकल एमेनोरिया है। अब इन दोनों को टू टाइप में डिवाइड किया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। देन तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि प्राइमरी पैथोलॉजिकल एमेनोरिया, ये वाला पूछा गया है। ठीक है, की विशेषता क्या है, एक आपको विशेषता बताना है। ठीक है, ध्यान रखना, जो प्राइमरी पैथोलॉजिकल एमेनोरिया की जो विशेषता होती है वो होती है कि मेनार्के अब्सेंट इवन आफ्टर एज 16। क्या है कि 16 वर्ष की उम्र के बाद भी महामारी ना होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट ना होना एक फीमेल्स में, ये प्राइमरी पैथोलॉजिकल एमेनोरिया की एक विशेषता है। ठीक है, ध्यान रखना, तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ प्राइमरी पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो प्राइमरी पैथोलॉजिकल एमेनोरिया है उसका एक कॉज क्या है। ध्यान रखना, उसका एक कॉज है टर्नर सिंड्रोम। क्या है, टर्नर सिंड्रोम। यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर
हो जाएगा। क्या है? टर्नर सिंड्रोम। और एक और होता है, ध्यान रखना, मुलेरियन मुलेरियन एजेनेसिस। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम और मुलेरियन एजेनेसिस, ये दोनों ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। सेकेंडरी पैथोलॉजिकल एमेनोरिया अकर्स व्हेन। यहाँ पे पूछा गया है कि सेकेंडरी पैथोलॉजिकल एमेनोरिया तब होता है, कब? ध्यान रखना, इसमें जो सेकेंडरी पैथोलॉजिकल एमेनोरिया है, इसमें जो फीमेल है उसको मेंसेस स्टार्ट तो हुए, क्या मेंसेस स्टार्ट तो हुए, वट क्या? पेल्विक पैथोलॉजी, यानी कि पेल्विक एरिया में कोई एबनॉर्मलिटी होने पर जो फीमेल्स के मेंसेस हैं वो रुक गए, बंद हो गए, तभी ए सेकेंडरी पैथोलॉजिकल एमेनोरिया होता है। जैसे कि पेल्विक पैथोलॉजी, पॉलिप्स, एसरमन सिंड्रोम, एंड्रोजन इंक्रीज होना, ठीक है, ये सभी कंडीशन के कारण। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। आई होप आप सभी लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट होता है कमेंट्स में जाइए, वहां पे पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ सेकेंडरी पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। यहाँ पे पूछा गया है कि जो सेकेंडरी पैथोलॉजिकल एमेनोरिया है उसका कारण क्या है। यहाँ पे आपको कारण बताना है। मैंने ऊपर बताया था, ऊपर वाले क्वेश्चन में, कि कौन कौन से होते हैं कारण। शॉर्ट में लिखूंगी, ध्यान से सुनना। एसरमन सिंड्रोम, एंड्रोजन का इंक्रीज होना, पॉलिप्स, ठीक है, और एक हाइपोथायरॉयडिज्म भी होता है। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म। तो यहाँ पे आपको कौन सा दिख रहा है? आपको दिख रहा है एंड्रोजन इंक्रीज। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। विच सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विथ इंट्रायूटेराइन एसेसन कॉजिंग एमनोरिया। क्या पूछा गया है कि एमनोरिया के कारण गर्भाशय में चिपकाव से जुड़ा सिंड्रोम कौन सा है। ध्यान रखना, जो गर्भाशय है उससे जुड़ा एडर्सन सिंड्रोम है वो है एसरमन सिंड्रोम। कौन सा है? एसरमन सिंड्रोम। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। विच हार्मोन डिसऑर्डर कैन कॉज सेकेंडरी पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा हार्मोनल विकार है, डिसऑर्डर है, जो क्या है सेकेंडरी पैथोलॉजिकल एमेनोरिया का कारण बन सकता है। मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इस सवाल का आपको जवाब मालूम पड़ गया होगा। क्या बताया था मैंने? हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या बताया था? हाइपोथायरॉयडिज्म। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए एक हार्मोनल डिसऑर्डर से क्या है सेकेंडरी पैथोलॉजिकल एमेनोरिया का कारण बनता है। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। व्हाट इज प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया। यहाँ पे पूछा गया है कि प्राथमिक शारीरिक एमेनोरिया, यानी कि प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया क्या होता है, कैसे हम इसको पहचानेंगे। ध्यान रखना, यहाँ पे क्या होता है, जो एक फीमेल्स होती है उसमें जो मेनार्के है, नो हिस्ट्री, उसके अंदर जो मेनार्के की है उसकी कोई हिस्ट्री नहीं होती है। ठीक है, ध्यान रखना। और उसकी एज, उम्र 16 वर्ष से कम होती है। ठीक है, कितनी? 16 वर्ष से कम होती है उसकी एज, बट उसके पास कोई भी मेनार्के की हिस्ट्री नहीं होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नो हिस्ट्री ऑफ मेनार्के एंड एज इज लेस देन 16 ईयर्स। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो।
सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया अकर्स ड्यू टू। यहाँ पे पूछा गया है कि सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया किसके कारण होता है। ध्यान रखना, जो सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया है उसमें क्या है, हिस्ट्री ऑफ मेनार के प्रेजेंट, उसमें जो हिस्ट्री है मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें पहले तो थी, ठीक है, पहले तो थी, बट किसके कारण, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन और मेनोपॉज के कारण क्या है, उसमें स्टॉप हो गई, अब्सेंट हो गई मेंस्ट्रुअल साइकिल, तब ही सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, इसमें हिस्ट्री ऑफ मेनार के तो प्रेजेंट होती है, वट किसके कारण, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन और मेनोपॉज के कारण ए सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया हो जाता है। देन आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। इन विच कंडीशन मेनार्की हैज नेवर अकॉर्ड एंड एज इज बिलो 16 years विथ नो पेल्विक पैथोलॉजी। यहाँ पे पूछा क्या गया है, ध्यान से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि किस स्थिति में, किस कंडीशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल कभी नहीं हुआ और आयु 16 वर्ष से कम है तथा पेल्विक जो पैथोलॉजी है वो नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना वो है प्राइमरी पैथोलॉजिकल एमनोरिया। क्या है, प्राइमरी पैथोलॉजिकल एमनोरिया है जिसमें नो पेल्विक पैथोलॉजी, एज कितना होता है 16 ईयर्स से कम होता है और इसमें नो हिस्ट्री ऑफ मेनार्के। ठीक है, ध्यान रखना, तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। विच ऑन द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया का एग्जाम्पल है, यहाँ पे आपको देखना है। ध्यान रखना, जो सेकेंडरी एमनोरिया है उसका जो एग्जाम्पल है वो है, मैंने ऊपर बताया था कि कब कब एक किस कारण से सेकेंडरी जो फिजियोलॉजिकल एमनोरिया होता है, अगर कोई फीमेल है वो लैक्टेशन में है, प्रेगनेंसी है या फिर मोनोपॉज है। तो यहाँ पे कौन सा दिख रहा है आपको, ऑप्शन बी, मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट ड्यू टू प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। व्हाट इज क्रिप्टोमेनोरिया। यहाँ पे पूछा गया है कि क्रिप्टोमेनोरिया क्या है, अगर किसी को हो जाता है तो आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उसको पहचानेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, जो क्रिप्टोमेनोरिया है उसमें क्या होता है, ये समझ लीजिए ये छिपा हुआ, ठीक है, हिडन है, ये छुपा हुआ होता है। फीमेल को मेंसेस तो आते हैं बट ये बाहर नहीं निकल पाते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, फंक्शनल एंडोमेट्रियम सेट्स व्हाट ब्लड इज नॉट एक्सपेल्ड। इसकी जो फंक्शनल एंडोमेट्रियम की लेयर है वो टूटती तो है बट जो ब्लड है वो बाहर नहीं आ पाता, उसी को क्या कहते हैं, हम क्रिप्टोमेनोरिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन वी सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। इन क्रिप्टोमेनोरिया द कलेक्टेड मेंस्ट्रुअल ब्लड इज रिटेन्ड इन। यहाँ पे पूछा गया है कि क्रिप्टोमेनोरिया में जो ब्लड है वो क्या है, एकत्रित हो रहा है, जमा हो रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो वो कहाँ जमा होता है, कहाँ पे रह जाता है। ध्यान रखना, वो कहाँ पे रह जाता है, या तो यूट्रस में रहेगा या फिर विजाइना में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर रीड कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रिप्टोमेनोरिया। यहाँ पे पूछा गया है कि क्रिप्टोमेनोरिया का
सबसे, ठीक है, कॉमन कॉज क्या है? ध्यान रखना, सबसे कॉमन कॉज है जो क्रिप्टोमेनोरिया का है वो है इम्परपोरेट हाइमन। क्या है? इम्परपोरेट हाइमन। इम्परपोरेट हाइमन का मतलब होता है कि जो हाइमन है वो क्या है, यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हाइमन है बच्चों वो क्या है, कंप्लीटली कवर द बेजाइना ओपनिंग। जो बेजाइना ओपनिंग होती है, ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊंगी। ये मान लीजिए ये बेजाइना दिख रहा है और ये ऊपर से हाइमन है। अब दूसरा डायग्राम बनाऊंगी, ये मान लीजिए हाइमन है और यहाँ पे आपको कहीं भी क्या दिख रहा है, वेजाइना। तो ये क्या है, हाइमन क्या है, वेजाइना ओपनिंग को कंप्लीटली कवर कर लेता है, ठीक है, इसलिए क्या है, ब्लड बाहर नहीं आ पाता। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, इम्परफोरेट हाइमन। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। इम्परफोरेट हाइमन इज अ कंडीशन वेयर, यहाँ पे पूछा गया है कि इम्परपोरेट हाइमन वह कंडीशन है जहां क्या होता है, जहां होता है बच्चा, मैंने ऊपर बताया था कि हाइमन क्या कर लेता है, कंप्लीटली कवर्स द वजाइना ओपनिंग। जो वजाइना ओपनिंग है उसको कंप्लीटली क्या लेता है, कवर कर लेता है, ढक लेता है। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आज के इस सेशन को एंड करते हैं। जीतोगे तुम ये इरादा करो, इसलिए मेहनत हमेशा ज़्यादा करो। तो चलिए, खुश रहिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर सेशन पसंद आया हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपका एक भी सेशन मिस ना हो। इस सेशन को ज़रूर डेली ज्वाइन करो, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपनी एग्ज़ाम में। तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।